अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, इलेक्शन के नताइज लगता है किसी को भी हजम नहीं हो रहे, क्योंकि किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली और इस तरीके से डिवाइड हुए हैं कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक तरफ आज़ाद चले गए 93, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के हो गए 79 और तीसरी तरफ इस पार्टी के 54 और एमकेएम के पास 17। तो ये 3 जो बड़ी पार्टियों में डिवीज़न हुई है, उससे इस तरीके से सूरत हाल बना दी है कि अगर 2 पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती हैं, लेकिन आने वाले दिन इतने ख़तरनाक हैं। आने वाले फैसले इतने ख़तरनाक है, दिन तो नहीं, कि फैसले इतने ख़तरनाक हैं कि समझ में नहीं आ रहा किसी भी पार्टी को कि यह जिम्मेदारी कौन ले। क्योंकि चाहे आपको गैस बढ़ानी है, पेट्रोल बढ़ाना है, पर उनको जो है बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक PIA, स्टील मिल्स वगैरह, उनको प्राइवेटाइज करके रखना है। अब उस पर भी इख्तलाफात हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जो है वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करेंगे। नून लीग और दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं, कंप्लीटली तौर पे इसको प्राइवेट करके और इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाए। इसके अलावा जागीरदारों पे टैक्स, तनख्वाहें में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी सरकारी मुलाजमीन की, फिर जो रिटेलर को टैक्स नेट में लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा। क्योंकि आप टैक्स तो बढ़ा रहे हैं, टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, यानी जो लोग टैक्स देते हैं वो जो करोड़ों लोग बाहर हैं उनको दायरे में नहीं ला रहे आप। तो इतने तल्ख फैसले करने हैं, इतने मुश्किल फैसले करने हैं कि लोग जो हैं वो इसके लिए घबरा रहे हैं। अब उसकी वजह से अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। इस पार्टी को जब दबाया जाता है मुक़द्दरा की तरफ से तो कहता है यार चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हम हुकूमत भी नहीं बैठेंगे ताकि ज़िम्मेदारी कम से कम 50% तो हम पर ना आए और कम हम आवाम में जाके कह सके भाई इस गुनाह में हम शरीक नहीं थे। नवाज शरीफ कहता है भाई मैं तो तैयार था सबके, तुम मुझे लेकर भी आए लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे जिताया ही नहीं, और मेरी तो सब सीटें भी गई, मेरी इज्जत भी गई, इज्जत सादात भी गई। लिहाजा मैं कैसे अब करूं, मैं अब तो कुछ कर ही नहीं सकता। पहले तो मैं तैयार था कि सिंपल मेजॉरिटी वगैरह दे दी जाएगी, कभी चलो मैं तल्ख फैसले भी कर लूँगा, 2-2.5 साल लोगों की गालियाँ भी सुन लूँगा, लेकिन मैं 5 साल तक रहूँगा तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कुछ बेनिफिट दूँगा तो लोग मेरे वो तल्ख माजी को भूल जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो नई चीज़ें मैं दूँगा, नए बेनिफिट दूँगा, उससे लोग फिर भी दोबारा मेरे पास आ जाएंगे। तो वो भी परेशान हो गए कि वो कहते हैं सारी जिम्मेदारी मैं लूँ और इस पार्टी से सपोर्ट करके मुझे रखे तो ये गुनाह तो मेरे क्या करूं, गुनाह बेलज़्ज़त। इधर से मौलाना साहब फजलुर रहमान, जो मैंने अपने कल के व्लॉग में कहा था कि भाई अब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पहले तो कहते मुझे सदर बनाओ, जब उनकी सीटें इतनी कम आई तो उन्होंने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान दो। इन लोगों ने जो ऑफ़र किए वज़ीर आला बलूचिस्तान तो सरफराज भुगटी है, जो मुक़्तदरा का आदमी भी है, इस पार्टी में आखिरी दिनों में शामिल हुआ, उससे पहले वज़ीर दाखिला था केयरटेकर गवर्नमेंट में, तो वो तो उसको बनाने चाहते हैं मुक़्तदरा के हल्के। तो बेहतर है कि तुम सीनियर वज़ीर ले लो, बलूचिस्तान का गवर्नर ले लो, बलूचिस्तान का स्पीकर ले लो और एक फेडरल में अच्छी सी मिनिस्ट्री ले लो। मौलाना साहब इस बात पे एग्री नहीं है, वो चाहते हैं कि कम अज़ कम वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुझे दिया जाए, इससे कम पे बात नहीं होगी। और फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया कि धांधली हुई है, ये हुई है। अच्छा, बात भी अजीब व गरीब है। वो ये कहते हैं धांधली हुई है सूबा सरहद में मेरे खिलाफ,
और जिताया गया है इमरान खान को। वाह भाई वाह। इमरान खान कहता है कि वहाँ तो मैं जीती, कहता है धांधली हुई है मेरे खिलाफ पंजाब में, और जिताया गया है नवाज शरीफ को, और धांधली हुई है मेरे खिलाफ कराची में, और जिताया गया MQM को। उधर ANP ने भी ऐलान कर दिया है कि साहब धांधली हुई है जनाब। सुबह सरहद में सारे अफसरान वगैरह जो लगे हुए थे, 10 साल से पावर में थी इमरान खान की पार्टी, तो उन लोगों ने आरो वारो वो थे सारे जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह, उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया और हमें हरवा दिया, वरना हम तो जीत रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि जनाब मरियम के शौहर नामदार सफदर साहब, उन्होंने हरीपुर हजारा जो मानसेरा का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे करा, मैंने इतने काम कराए कि लोग दीवाने हैं मेरे। तो उन्होंने पहले ही नवाज शरीफ को कह दिया था भाई ये तो सेफ सीट है, बस यहां आए और आपकी 100% जीत है। तो आप भले पंजाब में सूरत हाल रिस्की भी हो सकती है, लाहौर में रिस्की हो सकती है, लेकिन अब पहले आप यहाँ से लड़े। तो उन्होंने लंदन में ऐलान कर दिया था कि मैं मानसेरा से यहाँ जना कौमी असम्बली का लड़ूंगा। फिर आने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं वहाँ से लड़ ही रहा हूँ, लेकिन एक दोबारा मैं अपने आबाई शहर लाहौर से भी लड़ूंगा। और क्या हुआ कि वो वहाँ से हार गए और लाहौर से इनको ज़बरदस्ती जिताया गया। अब नवाज साहब शदीद नाराज़ सफदर पे कि भाई तूने क्या किया, कैप्टन सफदर। तो वो भी गुस्से में अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रहे हैं और वो कोर्टों में उधर उधर के नहीं जी ये धांधली हुई है जी, ये हुआ है, इतने लोग वो इतने गांव के लोग वोट नहीं डाल सके, वेदर ऐसा था और वैसा था। यार किस किस से पूछोगे। उधर वो जनाब पीर पगाड़ा, उसने कहा यार मैं क्या करूं, मैं भी सब हार गया तो मैं भी क्यों ना शोर मचाऊं। उधर शोर मचाना शुरू कर, धांधली हो गई सिंध के अंदर धांधली हो गई। उधर से मौलाना जो है वो तो सरहद की भी बात कर रहे हैं और साथ में वो सिंध की भी बात करते हैं। क्या सिंध में हमारी तो ठीक ठाक पोजीशन थी, सिंध में तो हमारे साथ धांधली हो गई। किसके खिलाफ धांधली हुई। लगता ही है जो सूरत हाल नजर आती है कि अगर यही मसला होता रहा, चलता रहा, तो हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ये चीज़ें कैसे बनती हैं और क्या रुख इख्तियार करती हैं। लेकिन बहुत ही कमज़ोर हुकूमत बनेगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट इसके बाद अक्सरियत सिंपल भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैबिनेट में नहीं है लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जो गवर्नमेंट्स होती हैं इनका चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक तो सूरत हाल ये बनी हुई है जो बड़ा जाए रफ्तन न पाए मानदन कि किसी तरह इस मसले को कैसे हल किया जाए। दूसरे जो बात चल रही है कि जनाब देखें आप कि जरदारी साहब जो चौधरी शुजात हुसैन के यहाँ बैठे हुए हैं और उनके बिल्कुल बराबर खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठे हैं, और फिर उसके बाद चौधरी शुजात हैं और उसके बाद बाकी लोग हैं जिसमें शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह। लेकिन पीछे कौन खड़ा है? जरदारी के पीछे खड़ा है डॉक्टर आसिम हुसैन, डॉक्टर आसिम, और खालिद मकबूल के पीछे खड़ा है टिसोरी गवर्नर। बड़ी दिलचस्प है, दोनों ही उसके उम्मीदवार हैं कि मैं गवर्नर सिंध बनूँ, कहता मैं गवर्नर सिंध बनूँ। तो इस पर भी खूब दिलचस्प मुकाबला होगा। मुकाबला तो नहीं होगा, सिलेक्शन होगी, लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। मसलन शेर मरवत साहब फरमाते हैं कि बिलावल साहब सॉरी जरदारी साहब ने रात के 11 बजे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मुझसे रब्ता किया और ये किया, और जिसकी इत्तला मैंने फौरी तौर पे जो उनकी बहन अलीमा ख़ान उनको भी दी। और उन्होंने कहा कि मैं जो है PTI की सपोर्ट करना चाहता हूँ। अजीब बात है यार, जरदारी साहब उस पर जब कुंडी साहब का वो आ गया
जो पीपल्स पार्टी के हैं फैसल करीम कुंडी, वो ये कहते हैं कि यार ये क्या है, अगर हम आपसे क्यों बात करेंगे, किसी बड़े लीडर से क्यों नहीं करेंगे, इतने लोग हैं हमारे, इतने करीबी लोग हैं जो कि जिनके राब्ते हैं इमरान खान के साथ, वल्लाह आलम क्या सदाकत है। वो एक बौछाड़ हो गई। अब सूरत हाल जो लगती है ना वो बड़ी मुश्किल ये है कि किसी तरीके से मुक़्तदरा हुकूमत बनवाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो पीटीआई की लॉबी है ना इंटरनेशनल, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, इधर उधर उन्होंने एक तूफ़ान बचा दिया है कि साहब चुरा लिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया। और वो प्रेशर यहाँ तक है कि वो कायल करने में भी कामयाब हो गए कि नहीं वाकई चुराया गया है। और इन लोगों में इतनी अहलियत नहीं है कि उसको कोई जवाब दे सकते या कंट्रोल कर सकते, फेस सेविंग कर सकते अपनी। अब ये लोग परेशानी में फंस गए। फिर ये कि हुकूमत भी आप जल्दी जल्दी नहीं बना रहे, कि ये जल्दी जल्दी इत्तेहाद करके ये करके ऐलान करके थोड़ा चीज़ों को सेटल डाउन करो, वो भी नहीं हो रही। अब ये नहीं लगता कि मुक़्तदरा में भी कोई झगड़ा तो अंदर तो नहीं है, जो पहले भी था कि एक लॉबी जो इमरान खान के साथ है और दूसरी लॉबी जो अपर है जिनका इस वक्त कंट्रोल है वो उनके साथ नहीं है। लगता ये कि पीछे से कोई पुशअप तो आया है कि जिस तरीके से सूबा सरहद में और यहाँ पे किसी ख़ास ग्रुप ने कोई ऐसा इशारा दिया है कि जिसकी वजह से जो है मामला जो है वो लोग निकल गए और लोगों ने वोट भी डाल दिया। और अगर कम भी डला था तो जिन जिन लोगों के पास में जो इख्तियारात था उन्होंने उसको 1 को 2 कर दिया। तो लगा ये कि सब आरोज़ का गेम हुआ है भाई। यहाँ इमरान खान के आरोज़ थे तो वहाँ जीत तो रहे थे सूबा सरहद में, लेकिन अगर वो 50,000 से जीते उसको 20,000 से जीते उसको 50 में कन्वर्ट कर दिया। या लाहौर वगैरह में इधर उधर जहाँ जिसका अपने अपने आरोप पे जोर चल रहा था, फिर इधर उधर दूसरी और शहरों में जहाँ पे वो कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ वही है धांधली, तो वहाँ भी यही हुआ कि जिसका ज़ोर था उसे कर दिया। और मोहम्मद चौधरी ने करवा लिया अपना फ़ैसला, लेकिन साद रफ़ीक नहीं करवा सके। तो यहाँ यही चल रहा है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन मुल्क इस तरह नहीं चलते, हमें संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए। मुल्क इस तरह नहीं चलते। इस वक्त मुक़्तदरा में जो भी लोग हैं उनको फौरी तौर पर जो है बैठना चाहिए, पार्टियों को बिठाना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पे बनवा के इसका इजलास करके कौमी असम्बली का पूरा सेटअप कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जितना इस पर डिले होगा उतनी फिर ख्वाहिशात लोगों की नई नई जन्म लेंगी और ख़दशात जन्म लेंगे। ख्वाहिशात और ख़दशात, तो वो ख़दशात और ख्वाहिशात में फिर ये होता है कि जो पहले फ़ैसला किया वो भी डावाडोल होने लगता है कि यार क्या हो रहा है, ये बन नहीं रही, कोई चक्कर तो नहीं है यार, दूसरा ग्रुप तो पीछे से कुछ नहीं कर रहा, इमरानी दोबारा ना आ जाए तो फ़ला को ना ले आएँ, तो ये लोग कमज़ोर ना पड़ जाएँ, तो फ़ला रिज़ाइन ना कर जाए, मैं क्या करूँ, अपनी इज़्ज़त बचाऊँ, फिर सेविंग करूँ, भला भला भला। तो यही सूरत हाल चल रही है। अब अभी आने वाले 4-5 दिन बड़े ही अहम हैं और इन पे आप लोग भी निगाह रखें, हम भी निगाह रखेंगे कि यहाँ पर जल्दी जल्दी फैसले हो के कूल डाउन किया जाए इस मामले को। ठीक है, जो वो है धांधी वांधी छोटी मौत जो 15% 12% जो हुई है उसको चलने दें, मुकदमात वगैरह उस पर कुछ लोग जीत जाएंगे, कुछ नहीं जीतेंगे, किसकी सही साबित होगी किसी की नहीं होगी, तो वो लेट इट लीव ऑन कोर्ट्स। लेकिन बाकी चीज़ों में फ़ैसला करें, वज़ीर आज़म पे फ़ैसला करें, कैबिनेट बनाएं, सदर का इंतखाबात करें, स्पीकर का करें, जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जितना भी इसमें तातुल होगा, जितना इसमें डिले होगी, उतना ही जो है ना मुश्किल हो जाएगी हुकूमत। क्योंकि हर आदमी कह रहा है या तू बना ले, आखिर में वो कहेगा इमरान खान तू बना ले, वो भी बनाना नहीं चाहता
क्योंकि वो बनाता है तो उसको भी तल्ख फैसले करने, हुकूमत कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो तो ये कह देता साहब मैं तो बनाने में तैयार हूँ, लेकिन लाएं मुझे पावर में, लाएं मुझे, रहा करें, मुझे जेल से बाहर करें, ये करें वो करें। तो जाहिर है कि वो भी एक मुश्किल मरहला है फॉर द टाइम बीइंग। तो इन तमाम सूरत हाल को देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको कीप इन टच रखूँगा, आपको तमाम रोज़ाना आपको बताता रहूँगा कि अब क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। जी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, फिर मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।